My name is Shehzad Sohail Turki, and today we are going to complete the topic Simon Commission. ये क्लास फाउंडेशन बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए है 2021 के लिए, और हमने कुछ टॉपिक ऑलमोस्ट पहले कंप्लीट किए हुए हैं, और किसी कारण बिजी होने के कारण मैंने काफ़ी क्लासेस अभी नहीं हुई। सो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साइमन कमीशन से रिलेटेड, और इससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक मॉडल जैसा बनाएंगे, जिससे हम पता करेंगे कि हमने क्या क्या किया और कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया था हमने। तो आप स्टार्ट करते हैं। एक आप ऐसे बना ले, ठीक है। और देखते हैं। देखिए, अभी हमने जैसे कि आपको याद होगा 1919 का एक्ट पढ़ा आपने, ठीक है। 1919 में हमने रोलैक एक्ट भी पढ़ लिया। 1919 में आपने खिलाफत मूवमेंट पढ़ी। 1920 में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंप्लीट किया था। 1921 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गांधी और प्लस दोनों मिलके, यानी कि अली ब्रदर किस तरीके से काम करते हैं। 1922 में हमने पढ़ा किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गई। 1923 में हमने स्वराजिस्ट पार्टी पढ़ी। स्वराजिस्ट पार्टी कौन सी थी, याद रखिएगा, सियादास मोतीलाल नेहरू। 1924 में हम लोगों ने गांधी रिलीज हो गए फ्रॉम जेल। 1925 रोहिणी नायडू जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी आईएनसी की विमेन। और अब बात करें 1926 को, आपको याद होगा ये रेवोल्यूशनरी पीरियड भी है, ये हम अलग से भी पढ़ते हैं एचआर वालों का। और अब हम बात कर रहे हैं 1927 की। अब 1926 में आप देखिएगा कि लोगों को पता चल गया था कि कुछ, अब ये जो पीरियड है ये 1927 का पीरियड है। अब जो 1927 का पीरियड है इसको हम साइमन कमीशन पीरियड भी बोलते हैं। अब ये साइमन कौन था, क्या था, क्यों आया, इसके कारण क्या थे, आने का रीजन क्या था, तो वो आज हम पढ़ेंगे और इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, देखिएगा। इंट्रोडक्शन में हमें ये लिखना है कि इंडिया की जो अ, हालत थी, एक्चुअली ये 1990 एक्ट जो आपको याद होगा कि जो जिसको हम क्लेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं, क्लेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म एक्ट, ये इसको ठीक करने के लिए आया था। और कहा जाता था कि ये एक्ट जो है, हमने खुद पढ़ा कि ये एक्ट ब्यूटल एक्ट था, और बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस एक्ट को कुछ चेंज करना है। ये इसके लिए ये जो है साइमन को बुलाया गया कि आप देखें क्या वाकई में 1919 एक्ट को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के तौर पे ये आया था। ये पूछा गया है यूपीएससी प्री में, ये कौन सी कमीशन थी। इसको साइमन कमीशन का नाम इसलिए दिया गया, पहले आपको ये पता होना चाहिए कमीशन आया किसके लिए, तो 1919 एक्ट के रिफॉर्म करने के लिए। ये कमीशन अपॉइंट किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1927 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। जॉन साइमन के अंडर किया गया ये, और इसीलिए इसका साइमन कमीशन नाम रखा गया। अब क्यों आया था, तो ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो इश्यू थे उसको रेक्टिफाई, उसको फ्यूचर में देखने के लिए कि क्या बदलने की जरूरत है या नहीं। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ये वाला जो पार्ट, ये वाला आप जो देख रहे हो, ये जितना भी मैंने इसमें डाला हुआ है, अगर साइमन के रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आ जाता है तो आप इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये परफेक्ट इंट्रोडक्शन है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दो चीजें पूरे लाइन से हमें पता चली, एक तो ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन थी, और दूसरा ये साइमन के अंडर थी, और ये 1919 के रिफॉर्म एक्ट के लिए लाई गई थी। आगे देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखेगा। अब ये बैकग्राउंड आपको पता होगा तो आप इजिली आंसर लिख पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ प्रोविजन करने थे, एड प्रोविजन की हर, याद रखिएगा मैं जो बात बोल रहा हूँ वो समझने वाली है। 1919 एक्ट, जब भी कोई एक्ट बनता था उसका टाइम पीरियड 10 साल रहता था, तो 10 इयर्स तक जो है उसका टाइम पीरियड रहता था। अगर हम देखते हैं 1919 का जो एक्ट बना है, इसका टाइम पीरियड खत्म जो होगा, यानी कि अगर इसके 10 साल हम इसको ऐड कर दें तो ये कोई 1929 की बात है। नया एक्ट जो आना चाहिए वो 1929 में आना चाहिए, और उसका रिफॉर्म भी उसी दिन होगा। लेकिन आप देखिएगा ये 1927, यानी 2 साल पहले ही ये रिफॉर्म करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। वो यही कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रोविजन ये था कि हर 10 साल के बाद ये एक्ट चेंज होगा, इन्वेस्टिगेट होगा, और स्कीम बनाई जाएगी फर्दर रिफॉर्म के लिए। लेकिन इस बार ये 10 साल नहीं हुए, और 10 साल से पहले ही रिफॉर्म करने की बात, तो दाल में कुछ काला था।
अनाउंसमेंट जो हुई वो हुई, अभी ये आपको याद रखना है, ये आंसर लिखने के टाइम पे हम जब लिखते हैं, अनाउंसमेंट हुई 8 नवंबर 1927 को, ये अनाउंसमेंट डेट है। कभी कभी ये पूछता है कि बताएं कि साइमन कमीशन की अनाउंसमेंट कब हुई थी, कि हम एक सेटअप करेंगे ऑल व्हाइट, यानी कि सारे व्हाइट होंगे, गोरे होंगे, 7 मेंबर इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन बनाने के लिए, और इंडिया was ready for further constitutional progress on which lines, अगर इंडिया में बदलाव करना है तो किस बात के लिए करना है, कोई प्राविधान लाना है भी है या नहीं लाना है। जिस कमीशन को पॉपुलरली आप साइमन कहते हैं, आफ्टर इसके नाम सर जॉन के नाम से रखा गया। तो इस पूरी स्लाइड में दो चीजें पता चली कि 2 साल पहले ही रिफॉर्म करने की बात की गई। वाई द कमीशन वॉज अपॉइंटेड बिफोर द शेड्यूल। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1929 में ये कमीशन सेटअप होना था, ये 1927 में ही क्यों हुआ? सवाल अब ये भी आता है दिमाग में कि पहले ही क्यों आ गया। उसका आंसर ये है कि इंडिया नेशनलिस्टिक्स हैड फॉर मनी ईयर डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत पहले इंडिया के लोग, गांधी जी आपको याद होगा, 1919 के एक्ट को लेके ये कह रहे थे कि ये एक्ट ठीक नहीं है, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें की जा रही थी, बट गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी एडमेंड करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन तब तक ये कहा जा रहा था कि जब तक 10 साल पूरे नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन 1927 को ऐसा क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी जल्दी बोलने लगी कि हमें रिफॉर्म करने की जरूरत है। इन 1927 कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब आपको याद रखना है कि 1927 में जब साइमन कमीशन यहाँ पे था आया, उस समय ब्रिटेन में जो हुकूमत चल रही थी वो कंजर्वेटिव क्लासेस की थी। अंडर किसकी अंडर थी? स्टैनली बाल्डविन, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। ये यूपीएससी प्री पूछेगा आपसे कि साइमन कमीशन जो भेजी गई वो किसके अंडर भेजी गई थी, यानी किसने बनाई वो। तो ये स्टैनली बाल्डविन प्राइम मिनिस्टरशिप थे। उन्होंने उन, उनको ये डर था, उनको ये डर था कि जो वहां पे इलेक्शन होने वाले थे, तो वहां दो, आप देखिएगा, दो पार्टी थी, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, एक थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। तो उनको ये डर था कि हम शायद आगे का इलेक्शन हार जाएंगे, और बेटर है, या लेबर पार्टी जिसको हम कहते हैं, बेटर है कि जल्द से जल्द इंडिया में हम रिफॉर्म कर दें। अगर हम हार भी गए तो इंडिया हमारे हाथ से नहीं निकलेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज है, लेबर पार्टी की टेंशन की वजह से इन्होंने 2 साल पहले ही ये कह दिया कि हमें प्राविधान करना पड़ेगा, चेंज लाने। सो इट डिसाइडेड दैट इट कुड नॉट लीव एन इशू concerned with the future of British Empire irresponsible hand of the inexperience। इनको ये पता था कि अगर हमने रिफॉर्म नहीं किया तो कहीं ना कहीं इरेस्पॉन्सिबल, यानी कि जो हमारे लेबर पार्टी जो जीत जाएगी, उनको कुछ पता नहीं है और वो हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जो कि साइमन कमीशन के नाम से 2 साल पहले ही बना दी गई। सो इसमें भी ब्रिटिश लोगों का अपना ही फायदा था, वरना हम तो मांग ही रहे थे। इंडिया का रिएक्शन क्या था साइमन कमीशन के लिए, तो मैं बता देता हूं कि साइमन कमीशन जब आया, इमीडिएटली जो है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया की, या छोटी मोटी पार्टी थी, बड़ी पार्टी, उन सब ने कंडेम किया। एज नॉट ए सिंगल इंडिया वाज इंक्लूडेड, क्योंकि इसमें एक भी हिंदुस्तानी नहीं था। सो जब ये पता चला कि इसमें किसी हिंदुस्तानी को रखा ही नहीं गया है, तो ये कह दिया गया दैट द राइट टू डिसाइड द पॉलिटिकल, कि हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड कैसे कोई कर सकता है जब उसमें कोई इंडिया का है ही नहीं। तो ये एक इंसल्ट है, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। अब ये बोलेगा इंडिया वाज इंसल्ट टू द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया। क्या ऐसी सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने ही खिलाफ साइमन कमीशन बुला दिया गया। सो ये एंगर के कारण कमीशन को वायलेट कर दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब ये मांगा गया कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए, खुद आजादी चाहिए। इंडिया का रिस्पॉन्स कमीशन का जो है वो बहुत ही खतरनाक था, लीडर ने इसको बिल्कुल बाइकआउट कर दिया। जरा देखें क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको बाइकआउट किया, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने इसको बाइकआउट कहां पे किया। कांग्रेस ने इसको बाइकआउट दिसंबर 1927 मद्रास के सेशन में इसको बाइकआउट करवाई। ये यूपीएससी प्री का क्वेश्चन पूछेगा, और कहा कि हर जगह इसको बाइकआउट किया जाए। इसकी वजह से इन द प्रिविलेंट एक्सपिल्ड एटमॉस्फेयर, जवाहरलाल नेहरू ने ये भी कहा, गेटिंग ए पास रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज द गोल ऑफ द कांग्रेस।
यही वो टाइम था जब पीटी जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब हमें कोई उम्मीद नहीं है, अब हमें पूरी आजादी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन के आने की वजह से ही कहीं ना कहीं ये आप सवाल था कि हमें अब पूरी आजादी चाहिए। अदर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही थी? क्या सिर्फ ये कांग्रेस ही थी? ही कॉल फॉर द बाइकआउट ऑफ द कमीशन। जब पीटी जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, लिबरल फेडरेशन लेड बाय बहादुर तेज बहादुर सपूरू। आप ये याद रखिएगा, लिबरल फेडरेशन भी वो थी, उन्होंने उनका कमीशन का पूछेंगे किसने बाइकआउट किया था। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस जो थी, उन्होंने भी बाइकआउट का किया। हिंदू महासभा भी जो है, उन्होंने भी बाइकआउट किया। मुस्लिम लीग ने भी बाइकआउट किया। गांधी जी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट ऑल्दो ही गिव इट्स ब्लेसिंग। वो नहीं थे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन की पार्टिसिपेशन गांधी ने नहीं की है, लेकिन ब्लेसिंग थी। सम अदर्स सच एज यूनियस्ट इन पंजाब, जस्टिस पार्टी इन साउथ, उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। अब ये सवाल बन सकता है कि इन्होंने बाइकआउट किया और किन्होंने बाइकआउट नहीं किया। एंटी साइमन कमीशन क्यों हुआ? एक्शन बिगन साइमन जब आया, हिज फ्रेंड लैंडेड एट बॉम्बे एट 3 Feb 1928। याद रखिएगा, जब वो यहाँ पे पहुंचा तो सब जगह हड़ताल कर दी गई। इंडिया में पूरी तरह का बंद कर दिया गया। पीपल वेर आउट ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पे आ गए। बहुत अलग अलग काले झंडे दिखाए गए और एक बहुत ही फेमस स्लोगन गो साइमन गो बैक का नारा लगा। हर जगह पे कमीशन का बाइकआउट किया गया। कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा, पूना, इट वाज ग्रीटेड बाय सी अ ब्लैक फ्लैग और थाउजेंड ऑफ पीपल से। अब लेकिन पुलिस का रिस्पॉन्स आ गया। पुलिस का जो है बहुत ही खतरनाक हार्श था, एंगर था, इन विच द पुलिस डेल्ट विद द प्रोटेस्टर। मद्रास में मेजर क्लैश हो गया। पुलिस रिजल्टेड फायरिंग एंड डेथ ऑफ द वन पर्सन, एक पर्सन की डेथ भी होगी। लाठीचार्ज जो है ना, वो बिकमिंग ऑल फ्रीक्वेंट हर जगह। एंड एवर रिस्पेक्ट एंड द सीनियर लीडर वन नॉट, इवन जो बड़े बड़े लीडर थे उनको भी नहीं बख्शा गया। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत were beaten up by the police। बट सबसे खतरनाक जो इंसिडेंट हुआ वो लाहौर में हुआ। हाँ, लाला लाजपत राय जो एक्सट्रीमिस्ट के हीरो थे, उनको लाठी लग गई। Was hit on the chest by लाठी on 30 October। So elderly schemist staged to this attack a few days later, 17 November 1928। लाला लाजपत राय जो है, उनकी डेथ की वजह से क्रिएटेड ए ट्रेमेंडस लाइक बहुत सारा गुस्सा लोगों के अंदर। और इस गुस्से के अंदर जो सबसे ज्यादा किसी को हुआ वो हुआ भगत सिंह को। और भगत सिंह, इट वाज हिज डेथ ऑफ भगत सिंह जो है, भगत सिंह के अंदर एंगर आ गया। एंड उसने फिर व्हेन दे किल द व्हाइट पुलिस ऑफिशियल साउंडर्स इन दिसंबर 1928, आपको याद होगा कि उसको आंखों के सामने लगा था कि लाला लाजपत राय को इन्होंने मारा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि साइमन कमीशन ने ही भगत सिंह को जन्म दिया। मेजर रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन की क्या थी? साइमन कमीशन ने पब्लिश किए 2 वॉल्यूम रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मई को 1930 को, जिसमें उसने कहा कि इट प्रपोजेड द एबोलिशन ऑफ डायरकी, एस्टैब्लिशमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हम प्रोविंसेस में रखेंगे। रिपोर्ट रिजेक्टेड पार्लियामेंटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेंटर। दूसरी चीज उन्होंने रिकमेंड की कि फुल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस दी जाएगी। नंबर ऑफ मेंबर ऑफ प्रोविजनल लेजिस्लेचर कुड शुड बी इंक्रीज, थोड़े से इंक्रीज करेंगे। गवर्नमेंट शुड हैव डिस्ट्रिक्टिव पावर इन रिलेशन टू इंटरनल सिक्योरिटी, सब कुछ सेंटर ही चलाएगा, यानी कि ब्रिटिश के ही अंडर रहेगा। गवर्नर जनरल वाज टू हैव अ कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये भी कोई खास बात हुई नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट दिए गए, ये ठीक था। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट बी रिटेनेड, वैसा ही का वैसा ही, बट ओनली अंटिल टेंशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम हैड डाइड डाउन, जब तक नीचे नहीं आती। रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, फिर से खत्म, यानी कि वो जो हम चाहते थे वो तो मिला नहीं। इसने एक्सेप्ट किया आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, ये याद रखिए, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर कुछ था नहीं। सजेस्टेड दैट इंडिया आर्मी शुड बी इंडियनाइज्ड, दो ब्रिटिश फोर्सेस मस्ट बी रिटेन। इंडिया की आर्मी रखेंगे, लेकिन ज्यादातर जो आर्मी रहेगी वो ब्रिटिश के लिए। इसके बाद क्या हुआ वो जरा देख लीजिए। बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब ये रिपोर्ट दी तो इंडिया की ओपिनियन ये आ गई कि यार ये तो बिल्कुल खराब है, इसने जो दिया है वो तो हम तो चाहते ही नहीं, हम तो डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। सो प्रपोजल ऑफ कमीशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें यह था कि हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें इंडिया के और इंडिया के प्रिंसिपल स्टेट्स लोग बैठेंगे और उनके साथ डिस्कशन करेंगे व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइट पेपर यानी कि साइमन की रिपोर्ट, जो कमीशन ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी द ब्रिटिश पार्लियामेंट होगी, और द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वेर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेनिटी इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1935 के एक्ट में ये इंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया।
इस तरीके से ये रिपोर्ट तो आ गई, बट जो चाहिए था इंडिया को वो इससे नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही साइमन कमीशन यहाँ पे आया, भले ही उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, लेकिन रिकमेंडेशन फेल होने का सबसे मुख्य कारण ये था कि अब ये तय हो गया था कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हम लोग खाली आपसे आज़ादी स्वराज नहीं मांग रहे, पूर्ण स्वराज मांग रहे। थैंक यू सो मच। और जुड़िएगा मेरे साथ और कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हम लोग 1928 की नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे जो इसके खिलाफ आई। थैंक यू सो मच।